नमस्कार, कशिश न्यूज़ के खास बुलेटिन में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। आज हम बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हाई कोर्ट की खबर से। देखिए, हाई कोर्ट में कोरोना को लेकर लगातार सुनवाई चल रही है और उस सुनवाई के दौरान कुछ ऐसी तथ्य सामने आए हैं जिन तथ्यों को लेकर हाई कोर्ट लगातार आक्रामक दिख रही है। एक तो पीएमसीएच में ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर बड़ा मामला सामने आया है कि जितने ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पीएमसीएच ने अपने डाटा में दिखाई है, उससे कहीं कम सिलेंडर में ज़्यादा पेशेंटों का इलाज एनएमसीएच में हुआ है। तो ऑक्सीजन घोटाला के नाम से ये चीज़ें सामने आई और उस मामले में हाईकोर्ट खुद गंभीर है। हाईकोर्ट ने पीएमसीएच को कहा है कि आप खुद इसको पूरा स्पष्ट स्थिति कीजिए कि किस स्थिति में आपके यहाँ ऑक्सीजन का सिलेंडर का खपत ज़्यादा हुआ। अगली सुनवाई 26 मई को होगी, लेकिन इसके इतर भी हाई कोर्ट में कई तरह के मसले कोरोना को लेकर चल रहे हैं, जिसमें सरकार की बड़ी फजीहत हुई है। हाँ, जो समस्याएं हैं, जिन समस्याओं को लेकर सबसे ज़्यादा हाई कोर्ट में परेशानी हो रही है सरकार को कि कोरोना से कितनी मौत हुई है। बक्सर को लेकर ये मामला में फंसा है, जिसमें चीफ सेक्रेटरी जो हलफनामा दायर किए हैं उसमें 6 लोगों की मौत की बात कहे। और पटना के कमिश्नर ने जो हलफनामा दायर किया है उसमें कहा है कि 700 से कुछ 700 साढ़े 700 मरीजों की नहीं 750 लोगों का अंतिम संस्कार हुआ है। इस आंकड़ा को लेकर इस तरीके से असहज सरकार हो गई हाई कोर्ट में कि उनका कह सकते हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर्स के खिलाफ चीफ सेक्रेटरी ने गहरी नाराजगी व्यक्त किया है। उन्हें हाई कोर्ट की फटकार सहनी पड़ी और कहा गया कि आप सिर्फ कागजों पर दस्तखत करने वाले चीफ सेक्रेटरी ना हैं, आप चीफ सेक्रेटरी हैं तो आप जिम्मेवारी के साथ जो हाई कोर्ट को आप दे रहे हैं उसकी जिम्मेवारी के साथ उस जवाब को आपको अध्ययन करके भेजना चाहिए था। और अब इस मामले की सुनवाई 26 मई को होनी है। 20 मई को इस मामले की सुनवाई होनी है और 20 मई मतलब लगातार सुनवाई। अभी दूसरे मामले में भी सुनवाई हो रही है, मतलब कोविड के 5-6 जनहित याचिकाओं को एक साथ सुनवाई हो रही है और उस सुनवाई में अब इसकी तारीख 20 तारीख को निर्धारित की गई है, जिसमें हाईकोर्ट को पीएमसीएच ये भरोसा दिलाएगा कि कोई भी ऑक्सीजन घोटाला नहीं हुआ या फिर ऑक्सीजन को लेकर जो आरोप लग रहे हैं उस आरोप पर पीएमसीएच को सफाई देनी होगी। चलिए अब हम दूसरी खबर पर चलते हैं। लगातार इन दोनों कुछ तस्वीरें वीडियो वायरल हो रही है। हमने आपको बेतिया की खबर दिखाए थे, किस तरीके से ठेले पे मरीज को लेके जा रहे हैं, कंधे पे लेके जाते हुए तस्वीर वायरल हुआ था। कई तरह के नालंदा में ही अभी 2 दिन पहले वायरल हुआ था और अब एक और तस्वीर अब देखिए, नालंदा की ही तस्वीर है। ठेला गाड़ी पे डेड बॉडी को ले जा रहा है और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये मुख्यमंत्री का गृह जिला है जहाँ बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे और वहाँ पे लोगों को, और वो भी सांसद के गाँव का ये वीडियो है। कौशलेंद्र जो नालंदा के सांसद हैं, उनका गांव का एक तस्वीर है कि आप देख रहे हैं कि ठेला पे आगे आगे जलावन चल रहा है और पीछे पीछे ठेला पर ही डेड बॉडी चल रहा है। क्या आप उसको कहेंगे हम? चलिए, हमारे साथ राजकुमार जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजकुमार जी, क्या हो रहा है आपके नालंदा में? देखिए संतोष जी, काफी विडंबना वाली तस्वीर है, क्योंकि 2 दिन पहले हम लोगों ने खबर दिखलाया था कि बिहार सिख नगर निगम के जो है सफाई कर्मी द्वारा जो है कूड़ा उठाने वाले ठेला पर जो है सबको लेकर मुक्ति धाम जा रहा है। इस मामले में जिला प्रशासन ने सख्त रूप अख्तियार करते हुए कार्रवाई किया है, 2 लोगों को सस्पेंड भी किया है और कई लोगों पर प्राथमिकी भी दर्ज किया गया है। आज फिर एक मामला आया है जो इस्लामपुर के मलिक सराय का है, जहां पर भी नगर पंचायत के सफाई कर्मी द्वारा कूड़ा उठाने वाले गाड़ी से सबको ले जाते हुए वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो वायरल होने के बाद जिले में तरह तरह की चर्चा हो रही, क्योंकि मुख्यमंत्री का गृह जिला है और सांसद का गृह प्रखंड है, जिसके कारण लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्योंकि सांसद जो है 2 दिन पूर्व ही लोगों को जान बचाने के लिए ऑक्सीजन प्लांट लगाने की घोषणा किए थे और इसके बावजूद भी जो डेड बॉडी होता है उसको एम्बुलेंस तक मुहैया नहीं कराया जाता है। तो किस प्रकार की राजनीति हो रही है लोगों को समझ में नहीं आ रहा और लोगों में काफी नाराजगी भी देखी जा रही, क्योंकि कोविड के कारण जो है कई लोग काल के गाल में समा गए, लेकिन मरने के बाद जब उन्हें सही तरह से उनका दाह संस्कार भी नहीं हो रहा है, जिसके कारण लोग काफी परेशान है। अक्सर देखा जा रहा है कि नगर पंचायत और नगर निगम के ठेले से उनका डेड बॉडी को ले जाया जाता है और दाह संस्कार किया जाता है। ये काफी विडंबना वाली तस्वीर है जी। है कि नहीं, मतलब समस्या क्या है? 108 को लेकर पटना में तो व्यवस्थाएं की गई थी, हर अनुमंडल और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में एम्बुलेंस की क्या व्यवस्था है? ये समस्याएं सामने क्यों आ रही हैं?
देखिए संतोष जी, एम्बुलेंस पर्याप्त मात्रा में जिले में एम्बुलेंस की कहीं पर कुछ कमी नहीं दिखाई जाती है। कमी है तो सिर्फ यहाँ के पदाधिकारियों में और कर्मियों में, क्योंकि वो समय पर एम्बुलेंस चालक को बुलाते नहीं है और वो चाहते हैं कि मामला जल्द से जल्द इसको निपटा दिया जाए। जहां तक हो तो कहीं न कहीं इसमें घोटाले की बू भी आ रही है, क्योंकि नगर पंचायत और यहाँ नगर निगम को जो है दाह संस्कार करने का जिम्मा दिया गया है और जैसे तैसे ये लोग दाह संस्कार करके अपना पिंड छुड़ाने में जुटे हुए हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ बने रहेंगे राजकुमार जी। अब हम आपके यहाँ अभी नालंदा और बिहार शरीफ रंजीत दौन के ज़माने से ही चर्चित रहा है। नटवर लाल नालंदा के नहीं थे, वो तो छपरा सिवान इस इलाके के थे, लेकिन बाद के दिनों में जो जितने भी नटवर लाल हैं फर्जी वादा करने वाले, वो आपको नालंदा में उसका तार कहीं न कहीं से जुड़ता हुआ जरूर दिखता है। पूरा दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच और IT क्षेत्र में अनुसंधान करने वाले एक्सपर्ट की टीम नालंदा में इन दिनों कैंप की हुई है। वजह क्या है कि नालंदा से पूरे देश में, दिल्ली के में भी ऑक्सीजन इस संकट की घड़ी में, बताइए, मानवता का इस दौर है, मानवता एक दूसरे की सेवा करने की बात होती है और इस दौर में आप किसी को भरोसा दे दिए कि हम ऑक्सीजन सिलेंडर आपको पहुंचा देंगे, आप रेमडेसिविर पहुंचा देंगे, आप हमारे इस अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कीजिए। लोग अपने परिजन का जान बचाना है, कुछ भी चीज़ दाव पर लगाने को तैयार है। आप पैसा दे दिए, उसका मोबाइल फ़ोन उठाना बंद कर दिए और लाखों लाख की ठगी इस तरीके से हुई है, करोड़ों में ठगी हुई है और इसका तार नालंदा से जुड़ा है। हमारे साथ राजकुमार जी जुड़े। राजकुमार, ये क्या मामला है? कई गिरफ्तारी, 3-4 गिरफ्तारी भी नालंदा से हुई है। पूरा रैकेट बंगाल के नंबर से ये सारा खेल हो रहा है, क्या है पूरा मामला? देखिए संतोष जी, एम्बुलेंस को लेकर यहाँ एक नेटवर्क चलाया जा रहा है और नेटवर्क के माध्यम से लोगों को ठगी किया जा रहा है। खासकर यहाँ जो कतरी सराय का इलाका है, जो ठग की नगरी कहा जाता है। पहले लोग दवाई के नाम पर यहाँ ठगी करते थे, उसके बाद चेहरा पहचानो इनाम पाओ के नाम पर लोग ठगी करते थे, फिर मोबाइल फोन के माध्यम से लोग गाड़ी जिताने के नाम पर ठगी किया करते थे। अब उनको मौका मिला इस बार ऑक्सीजन का खेप उठाने का और ऑक्सीजन के नाम पर कहीं से भया दोहन करने का। तो यहाँ पर लगातार जो है लोगों के मोबाइल पर जो पीड़ित लोग हैं जिनका कोरोना जांच पॉजिटिव आता है, उनके परिवार का नंबर कहीं से उपलब्ध कराया जाता है और उनके परिवार को फोन करके बताया जाता है कि अगर आपको ऑक्सीजन की जरूरत है तो हम ऑक्सीजन की उपलब्धता करा सकते हैं। इसके एवज में 10,000, 20,000, 40,000, लाखों रुपए की ठगी की जा रही है। ऐसा ही मामला सामने आया तो दिल्ली से क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ परसों से ही कैंप कर रही है और छापेमारी कर रही है। कुल मिलाकर 24 घंटे में 12 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस अभी भी जगह जगह पर रेड कर रही है। लेकिन इसका नेटवर्क इतना तगड़ा है कि जिसका कहना मुश्किल है। कई बार तो पत्रकारों को, हम जैसे पत्रकारों को मोबाइल पर भी फोन आ चुका है कि अगर एम्बुलेंस की उपलब्धता आपको चाहिए तो इतना नंबर पर संपर्क कीजिए, आपको एम्बुलेंस मुहैया करा दिया जाएगा। इस तरह से लोगों को ठगी कर रहे हैं। जो पीड़ित परिवार रहता है उसको लगता है कि कहीं से भी हमारे परिवार को ऑक्सीजन मिल जाता तो उनकी जान बच जाती। इसके कारण में लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं और पुलिस लगातार अभी छापेमारी में जुटी हुई है। अभी तक 12 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और अभी और भी छापेमारी चल रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। 12 नालंदा वासियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आप समझ जाइए कि दूसरा बिहार का नटवर लाल का इलाका नालंदा हो गया। मुख्यमंत्री भी हमारे उसी इलाके से। चलिए, अब हम दूसरी खबर पर चर्चा करते हैं और वो भी चर्चा कहीं न कहीं कोरोना से जुड़ी हुई खबर है और कोरोना को लेकर लगातार इस तरह से खबरें आ भी रही हैं कि इस महामारी के दौरान जो हम 2-3 बातों पर फोकस करेंगे। एक तो ब्लैक फंगस को लेकर जो लगातार खबरें आ रही हैं। बिहार में एम्स और IGMS दोनों जगह अलग अलग वार्ड जरूर बनाए गए हैं, लेकिन उसका जो ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, उसको लेकर काफ़ी कुछ रिसर्च की ज़रूरत है, क्योंकि वो वैक्सीन अपने पास नहीं है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने ये भरोसा दिलाया था कि हमारे पास पर्याप्त वैक्सीन है, लेकिन मौत का सिलसिला शुरू हो चुका है। 3 मौत अभी तक हो चुकी है, जिसमें एक डॉक्टर भी है। चलिए, अब हम दूसरी खबर पर चलते हैं और वो खबर कहीं न कहीं बिहार के अलग अलग हिस्सों से जो खबरें आ रही हैं, हम आपको दिखाएंगे कि कोरोना का क्या इम्पैक्ट है। हम आपको नवादा ले चलते हैं कि नवादा की ये खबरें हैं जहां लॉकडाउन लगा हुआ है, शादी पर रोक है, सिर्फ परिवार के लोग ही जा सकते हैं। लेकिन देख लीजिए, मतलब कल भी हम दिखाए थे और आज भी देख लीजिए, ठुमकेबाजी से मतलब कोई सुधार नहीं है। जमकर शादी, नाच गान चल रहा है और लोग मुलुफ्त ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें कोरोना के कारण इस तरह के कार्यक्रम में कोरोना का स्प्लिट नहीं हो रहा, खूब हो रहा है और लोगों की मौत भी हो रही है। हम आपको कल ही खबर दिखाए थे कि किस तरीके से दुल्हन की मेहंदी भी नहीं उतरी और उसका दूल्हा इस दुनिया से चल बसा। गोपालगंज से ये खबर आई थी और ये नवादा की ये तस्वीर है कि किस शादी में
खुल्लम खुल्ला डांस का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और उस डांस के कार्यक्रम के दौरान तमाम सोशल डिस्टेंसिंग के जो नियम कानून हैं उन नियम कानून की धज्जी उड़ाई जा रही है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इस खबर से और आपको हम कोरोना का क्या साइड इम्पैक्ट है जरा ये भी पहले हम वो दिखाएंगे, उसके बाद ई पास पर हम चलेंगे। ई पास से जुड़ी हुई समस्या है पूरे झारखंड में अलग अलग तरीके से, लेकिन शेर घाटी से जो खबर आई है कि किस तरीके से सब्जी उत्पादन करने वाले किसान परेशान हैं। पिछले बार भी लॉकडाउन में ये समस्याएं आई थी, सब्जी उत्पादन करने वाले किसान अपने खेत खलिहान को लोग छोड़ दे रहे थे, खेती सब्जी खेत में ही, उसको लेकर जो है सो देखिए क्या समस्याएं खड़ी हुई हैं। शेर घाटी मतलब गया से ये खबर है कि हजारों एकड़ में लोग सब्जी की खेती करते। शेर घाटी बड़ा सब्जी का हब इलाका है, लेकिन परिवहन सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। बाजार को जिस तरीके से मोबिलाइज किया जा रहा है उसमें वो समस्याएं आ रही है। तो ज़रा देखिए कि किस तरीके से सब्जी उत्पादन करने वाले किसान परेशान हैं, ज़रा उनकी बात भी आप सुनिए। 4 एकड़ में होगा। तो अभी क्या हाल है जब से लॉकडाउन लगा या लॉकडाउन एकदम के बुरा स्थिति है। मार्केट में भी अगर जो माल टूटता है ले जाते हैं, प्रशासन जो है से हम लोग के कहीं पर ही अस्थायी जगह नहीं सुनिश्चित कर रहा है और ऐसा जगह कर भी रहा है। अगर नगर पालिका में भेजता भी है तो वहाँ पर ही सही से हम लोग का मतलब कोई दाम नहीं मिलता अब है, ब्रेक ले लेते हैं। नहीं होता है। और कोई खबर है? इधर जो लगता था मोड़ साइड में उस साइड में हम लोग लगाते हैं तो वहाँ सीधे प्रशासन। किसानों की समस्या है कि परिवहन का सुविधा मुहैया कराने को लेकर बातचीत जो हुई उसको क्योंकि गांव में जो सब्जी के उत्पादन करने वाले किसानों का जो अपना नेटवर्क है सब्जी बेचने का, वो कहीं न कहीं प्रभावित हो रहा है और इसकी वजह से खेत में ही सब्जी सड़ रहा है। लेकिन अब हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम आपको झारखंड ले चलेंगे जहां ई पास को लेकर बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। लेकिन ई पास ज़रूरतमंद लोगों को की समस्याएं हैं या फिर तफरी करने वाले लोगों को समस्या हो रही, क्योंकि हमें पता है कि बिहार से जाने वाले लोग आराम से बॉर्डर पर पैसे दे के जा भी रहे हैं, पूरे शहर में घूम भी रहे हैं। हमारे एक मित्र महोदय रांची तक पहुंच गए, रांची में कल कारखाने भी घूमे, पूरे रांची शहर घूमकर वो 2 दिन में लौट आए। हम ये कहते रह गए कि ई पास नहीं है, आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, आपको फाइन करेगा। पता चला कोई फाइन करने वाला भी नहीं मिला। 200, 400, 500 रुपया देके वो पूरा झारखंड घूमकर वापस बिहार लौट आए हैं। ये लेकिन ई पास को लेकर कुछ चल रहा है, स्थिति बनी हुई है वहाँ जो मतलब कानून के अनुसार चलना चाहते हैं उनको समस्याएं हो रही हैं, जो कानून तोड़कर चलना चाहते हैं उनके लिए कोई समस्या नहीं है। दिखाएंगे, लेकिन एक पहले छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं झारखंड में ई पास को लेकर आम लोग कह रहे हैं कि बहुत परेशानी है। जो साइट बनाया गया है उस साइट पे लोड कीजिए, उसका कोई रिजल्ट नहीं आता है। बिहार में भी ई पास है, लेकिन ई पास का प्रैक्टिस यही हो रहा है कि ई पास के लिए लोग जो आवेदन करते हैं ऑनलाइन उसी को निकाल के अब गाड़ी के आगे में लगा देते हैं, पुलिस को झांसा देते हुए लोग निकल जाते हैं। बिहार में ये प्रैक्टिस है। झारखंड में भी ये है कि भाई बिहार से आराम से हम लोग मना करते हैं कि भाई आप मत जाइए, अभी सख्त लॉकडाउन लगा हुआ है। लेकिन सच्चाई यही है कि लोग गया, जहानाबाद, पटना से लोग जा रहे हैं रांची, घूम रहे हैं, 2 दिन घूम फिर के तफरी करके फिर वापस पटना लौट आ रहे हैं, रांची गया लौट आए हैं, सासाराम लौट आए हैं। कोई देखने वाला नहीं, बस रास्ते में कुछ पैसे की अगर ज़रूरत हुआ तो पैसे आप दे सकते हैं। जामताड़ा के अधिकांश जगहों से ये खबरें आ रही हैं। लेकिन इन सब खबरों के बीच एक खबर और भी आ रही है कि मारवाड़ी एसोसिएशन ई पास के लिए अलग से एक अपनी व्यवस्था चला रखी है। वो व्यवस्था क्या है कि कोई निजी आदमी या निजी स्वयंसेवी संगठन कैसे ई पास जारी कर सकता है, ये हम समझेंगे। जरा चाईबासा से ये खबर है और मारवाड़ी संगठन इसको लेकर क्या कर रही है, जरा पहले आप भी सुनिए, फिर हम पहले जामताड़ा रिपोर्टर से बात करेंगे, फिर हम चाईबासा रिपोर्टर से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये ई पास मिल कैसे रहा है। मारवाड़ी वमन चाईबासा शाखा की तरफ से निःशुल्क पास की व्यवस्था की गई है। झारखंड सरकार के द्वारा जो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर पास का प्रावधान किया गया है वो बहुत से व्यक्ति नहीं बना पा रहे हैं और उन्हीं की सुविधा के लिए मारवाड़ी वमन चाईबासा शाखा द्वारा ई पास का निःशुल्क
मारवाड़ी एसोसिएशन ई पास, देखिए आप तस्वीर देख सकते हैं, वीडियो देख रहे हैं कि वो ई पास जारी कर रहे हैं, लेकिन बाकी जगहों पे ये परेशानी, किस परिस्थिति में वो ई पास इशू करने की जिम्मेवारी प्रशासन ने उन्हें दी है, ये समझने की जरूरत है। हम चाहेंगे चाईबासा रिपोर्टर से भी बात करने की, लेकिन पहले जामताड़ा रिपोर्टर से बात कर लेते हैं। ई पास को लेकर समस्या क्या है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि चाईबासा से खबर आई है कि जो वहाँ के मारवाड़ी संगठन है वो ई पास जारी कर रहे हैं, सर्वर को लेकर परेशानी है, लेकिन बेसिक समस्या क्या है जिस समस्या के कारण लोगों इस तरह से शिकायत करना शुरू कर दिए कि ई पास को लेकर समस्याएं हैं, और प्रशासन इस पर उस तरीके से, उस नज़रिए से प्रशासन सहयोग करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहे, क्या समस्या है? जी, जामताड़ा में ई पास बनाने में लोगों को काफी परेशानी हो रही है। ई पास का जब से आदेश हुआ है तब से लोग जब भी प्रयास करते हैं तो 1 या 2 मिनट खुलने के बाद क्रैश कर जा रहा है, सर्वर डाउन हो जा रहा है, ई पास बन नहीं पा रहा है, जिस कारण लोग परेशान है। कई लोगों से मैंने बात की, उन्होंने कहा कि मुझे धनबाद जाना है, रांची जाना है पेशेंट लेकर, लेकिन ई पास बन नहीं पा रहा है, और जब वो रोड पर निकलते हैं तो पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की जा रही है। इस कारण लोग परेशान, यही कारण है कि लोगों के द्वारा कई जगह शिकायत भी की गई, यहाँ तक कि स्थानीय विधायक इरफान अंसारी ने भी सोशल मीडिया पे एक वीडियो बनाकर वायरल किया, जिसमें सरकार से मांग की है कि ई पास जो बनाया जा रहा है इसको रोका जाए, इसके कोई वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए ताकि लोगों को आसानी हो, क्योंकि इससे लोगों को परेशानी, खासकर बाइक सवार जो सब्जी लाने जा रहे हैं उन्हें भी ई पास चाहिए। इसको लेकर लोगों में खासा नाराजगी है और लोग इसका समाधान चाह रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान हो नहीं पा रहा है। जी धन्यवाद। हमारे साथ जामताड़ा से हमारे रिपोर्टर जुड़े हुए थे, चाईबासा से संपर्क नहीं हो पा रहा है। अब सरायकेला में देखते हैं कि ई पास को लेकर क्या समस्या, पूरे झारखंड में ये समस्या है। सिमडेगा जरा देखिए कि सिमडेगा में क्या समस्याएं हैं, प्रशासन कितनी मुस्तैदी के साथ ई पास की चेकिंग कर रही है और उस पर जांच करने वाला अधिकारी क्या कर रहे हैं, जरा आप भी सुन लीजिए। जहाँ तक ई पास की बात है, ई पास मैंडेटरी सबों को ई पास इशू करना होना ही, वो ऑटोमेटेड जनरेटेड पासेस है, बट अभी तत्काल में सॉफ्टवेयर में कुछ तकनीकी परेशानी के कारण नहीं जनरेट हो पा रही है। तो जो भी ऑफिसेस हैं उनके आई कार्ड से ही, उनका आई कार्ड जो बना हुआ है उसको हम लोग चेक कर रहे हैं, आई कार्ड भी वो दिखा रहे हैं, या जो मीडिया कर्मी हमारे आई कार्ड दिखा रहे हैं, या जो भी संबंधित ऑफिसेस के हैं वो आई कार्ड दिखा रहे हैं, तो उनको हम लोग जाने के लिए अलाउ कर रहे हैं। और जैसे ही ये ठीक हो जाता है फिर सभी लोग ई पास जनरेट करा कर। चलिए, ई पास को लेकर समस्याएं हैं, लेकिन समस्या उन्हीं लोगों के लिए है रिपोर्टर प्रिंस से जुड़ गए हैं। प्रिंस, क्या समस्या है अगर ई पास को लेकर कहें? आप अपने चाईबासा रिपोर्टर से भी बात कीजिए कि वहाँ मारवाड़ी संगठन को ई पास इशू करने की अनुमति दी गई है प्रशासन की तरफ से। सिमडेगा में ये स्थिति या बिहार झारखंड के अन्य हिस्सों में ये संभव है कि नहीं? आखिर जिस तरीके से लोग शिकायत कर रहे हैं ई पास को लेकर कि मीडिया वाले को भी, धनबाद से तो खबरें आई कि मीडिया वाले को भी ई पास लेना है, क्या जमीनी हकीकत क्या है? बिल्कुल संतोष जी, जैसे इस तरह से सिमडेगा की बात कर लिया तो सिमडेगा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा सीमा पे सटा है, और इस इलाके में आदिवासी बहुल इलाका है। और यहाँ पर मोबाइल कनेक्टिविटी की बात कर ली जाए, इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात कर ली जाए तो काफी लचर स्थिति है जिले में। 94 पंचायत में केवल 30 पंचायत ही ऐसे हैं जहाँ पर इंटरनेट की सुविधा है। इसके बावजूद यहाँ पर ई पास अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे ई पास निकालने में यहाँ के लोगों को काफी परेशानी हो रही है। प्रशासन की ओर से एक रियायत दी गई है, फिलहाल सरकारी कर्मी या किसी ऑफिस में काम करते हो या मीडिया के कर्मी हो तो वो आई कार्ड दिखाकर फिलहाल अभी आवाजाही कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर जिनके पास आई कार्ड नहीं है किसी संस्थान या किसी ऑफिस का, तो फिर वो अगर उनको आवश्यकता पड़ती है तो वो कैसे जाएं? इस पर सरकार को विचार करनी चाहिए। और यहाँ जैसे चाईबासा की आपने बात की कि मारवाड़ी युवा मंच किस तरह का सहयोग कर रहा है, तो सिमडेगा में अभी तक प्रशासन की ओर से किसी संस्था या किसी संस्थान को ऐसी अनुमति प्रदान नहीं की गई है जो ई पास निकालने में सहयोग करेगी। संतोष, हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे सिमडेगा से, और हम गुमला का भी हाल आप देख लीजिए कि गुमला में भी, गढ़वा में कि किस तरीके से वहाँ पे ये समस्याएं हो रही हैं। अब हम कुछ और खबरें हम आपको दिखाते हैं कि कोरोना से जुड़ी हुई खबरें हैं कि जो समस्याएं हैं, जिन समस्याओं को लेकर बार बार हम ये देख रहे हैं कि वाहन चेकिंग को लेकर लगातार खबरें आ रही है कि किस तरीके से वाहन चेकिंग, ये गढ़वा इसकी तस्वीरें हैं कि
वाहन चेकिंग के लिए पूरे पुलिस फोर्स सीनियर ऑफिसर्स के साथ सड़कों पर हैं। लेकिन आखिर इन सब के बावजूद बिना पास लिए लोग गुजर कैसे रहे, ये भी एक सवाल है। क्योंकि हम खुद हमें जानकारी है कि लोग, बिहार के लोग आराम से झारखंड जा रहे हैं, झारखंड से लौट आ रहे हैं बिना किसी पास के। तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर कैसे बिना पास के लोग बिहार से झारखंड और झारखंड से बिहार जा रहे हैं। चलिए फिर हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद कुछ और खबरें हैं, बिहार झारखंड से जुड़ी हुई खबरें हैं, उन खबरों पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। बिहार में बवेला मचा था और अब जब आप खुद सरकार कह रही है कि अब पीक से हम नीचे आ रहे हैं कोरोना का, तो जगह जगह प्लांट लगाया जा रहा है। पालीगंज में भी अब इस प्लांट का शुभारंभ हुआ है। लेकिन पता नहीं कोरोना के संकट के बाद फिर वो प्लांट का उपयोग हो पाता है या नहीं हो पाता, ये एक बड़ी चुनौती होगी प्रशासन के सामने। जैसे बिहार के सभी अनुमंडल अस्पताल में वेंटिलेटर है, लेकिन किसी भी वेंटिलेटर का इस्तेमाल हम नहीं कर पाए 1 महीने के दौरान। ऑक्सीजन युक्त बेड लगाया जा रहा है, जब अब वो स्थिति नहीं है। पालीगंज के बारे में हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं कि पालीगंज में किस तरीके से ऑक्सीजन के अभाव में मरीजों की मौत हुई है। अब उस इलाके में उस तरीके का पिक नहीं है कोरोना। लेकिन चलिए प्रशासन, मतलब आप समझ लीजिए कि अगर आप किसी संकट में पहुंचते हैं, यही समय था। आपको 15-16 अप्रैल से पिक होना शुरू हुआ था और 10-12 मई तक स्थिति, मतलब हर दिन मौत और इसको लेकर समस्याएं खड़ी हो रही थी। तो प्रशासन को अपने आप को साबित करने में 1 महीने का वक्त लगा। अब आप 1 लाख से ज़्यादा मरीजों का वे टेस्ट कर रहे हैं। पहले स्थिति ये था कि वो 80, 90, 95 हज़ार जाते जाते ये स्थिति बन जाती थी, टेस्ट नहीं होता था। चलिए ऑक्सीजन प्लांट, मतलब ऑक्सीजन युक्त बेड की व्यवस्था की गई है पालीगंज में, जहाँ के डिप्टी सुपरिटेंडेंट फरार थी। अब उनके जगह पर दूसरे की प्रतिनियुक्ति हुई है। चलिए अब चलते चलते हम आपको फारबिसगंज से खबर दिखाते हैं कि सामूहिक किचन का, कम्युनिटी किचन सरकार के द्वारा चल रहा है। तो लालू यादव के पार्टी के द्वारा भी जगह जगह लालू किचन का चलाया जा रहा है। तो ये फारबिसगंज में लालू किचन का शुभारंभ हुआ है और लालू किचन के सहारे जो प्रभावित परिवार हैं या जो खाना खाना चाहते हैं, उनके खाने का बंदोबस्त हर जिले में इस तरह से किचन स्थापित करके, हर प्रखंड में जहां राजद के कार्यकर्ता संवेदनशील हैं या सामाजिक जिम्मेवारी का जो निर्वहन करना चाहते हैं, ऐसे लोग जगह जगह पे सामूहिक किचन का स्थापना, लालू, जिनका नाम दिया गया है लालू किचन। जरा आप भी सुनिए कि इस किचन के सहारे क्या संदेश देना चाह रहे हैं राजद के कार्यकर्ता। बहुत अच्छा कार्य मानते हैं जो गरीबों गुरबा के लिए लालू रसोई जो चालू हुआ है, जिससे लॉकडाउन तक चलेगा। जो आम गरीब गुरबा इससे खाना खाएंगे, ये बहुत अच्छा सराहनीय कदम है। जो पेशेंट लोग आते हैं, उनके परिजन जो आते हैं खाने के लिए, वो लोग बिलखते रहते हैं। मार्केट में सरकार की तरफ से कोई रसोई नहीं है, तो हम लोगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी के निर्देश के मुताबिक हम लोग हर प्रखंड में जो है ये लालू रसोई। चलिए हर प्रखंड में इस तरह की व्यवस्था की गई है, लेकिन हर जगह कम्युनिटी किचन सरकार की तरफ से भी बनाया गया है, जिसका निरीक्षण कल वर्चुअल तरीके से नीतीश कुमार ने उसका निरीक्षण भी किया है। चलिए अब इस बुलेटिन को यहीं समाप्त करते हैं। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।